नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का मतलब हम बेसिकली आज कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर की क्या-क्या प्रॉपर्टी है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंडक्टर में किस तरह से करंट फ्लो होगा ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे और कंडक्टर को ही किस तरह से कैपेसिटर की तरह यूज किया जाता है वो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इस चीज को ध्यान में आपको रखना है कि सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए यहाँ पर हम आए हैं इस लेक्चर में। और हम कंडक्टर भी केवल और केवल अपने सिलेबस में मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किस कंडक्टर के बारे में? मेटेलिक कंडक्टर। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले कंडक्टर होता क्या है, मतलब कंडक्टर क्या ऐसी चीज है जिसको हम कंडक्टर कह सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेटेलिक कंडक्टर की मैं बात करूंगा पूरे लेक्चर में। मेटेलिक जो कंडक्टर होता है ना, उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि वो इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं पूरे कंडक्टर में कहीं भी, लेकिन कंडक्टर को छोड़ के नहीं जा सकते, रहेंगे कंडक्टर के अंदर ही वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मूव कर सकते हैं, ये नहीं है कि वो हर टाइम मूव ही करते रहते हैं। इक्विलिब्रियम में जब कंडक्टर होगा उसका मतलब क्या है कि वो जो चार्ज कैरियर्स बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को, वो जो चार्ज कैरियर्स है या वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इक्विलिब्रियम में जब कंडक्टर होगा तो वो रेस्ट में होंगे, मतलब उस टाइम वो आराम से शांति से बैठे होंगे। सबसे पहली बात ये, सबसे पहले मैं मतलब आपको ये चीज ये बता रहा हूं कि जब हम प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे तो ये बेसिक जो एक डेफिनेशन है ये आपको पूरी हर प्रॉपर्टी में लगभग लगभग यूज करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूं आज का। हाँ, आज का टॉपिक ना पूरी तरह से आप ये मान लीजिए कि थ्योरेटिकल है, छोटी छोटी चीजें समझाने वाली आपको आएगी। तो मैं हर बार की तरह एक एक चीज के यहाँ पे हम नोट्स बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बनाते हुए चलेंगे। ठीक, तो शुरू यहीं से करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर होता क्या है? मेटेलिक कंडक्टर contains a large number of free electrons। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर किस चीज का काम करते हैं? चार्ज कैरियर का। ठीक है, these electron move randomly within the conductor. However, they cannot leave the conductor। क्या ये बात समझ में आई? इस डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट क्या है कि इक्विलिब्रियम में इन इक्विलिब्रियम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग चार्ज कैरियर, मैं वापस बोल रहा हूं आपको, भी लिख सकते हैं, इन अ कंडक्टर आर एट रेस्ट। ठीक, ये हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन कंडक्टर के बारे में ले ली है।
अब हमें बात करनी है कंडक्टर की प्रॉपर्टी की। हम 6 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और जो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। पहले लिख दूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, वाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्या होता है, बस वाई इज, और उसके बाद ये एज इट इज कॉपी होके आ जाता है, वाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा जाएगा, वाई। तो हमें जवाब, आपको प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जो अंदर है वो जीरो होता है। क्वेश्चन में आपसे हमेशा पूछा जाएगा वाई, क्यों जीरो होता है। ठीक, आओ समझते हैं। मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है जी, और ये कंडक्टर मेरे पास इक्विलिब्रियम में है। जब मैं इक्विलिब्रियम में कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, वो अभी रेस्ट में है, आराम कर रहे हैं। अब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मैंने मान लिया कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाली प्लेट है, ये पॉजिटिव साइन से है और ये यहां पर नेगेटिव साइन मेरे पास है। जैसे ही यहां पर पॉजिटिव साइन, यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, वहां पर ये पॉजिटिव जो चार्ज है, इस चार्ज कैरियर्स को, ये जो चार्ज कैरियर्स इस कंडक्टर के अंदर है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, वो ड्यू टू दीज पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इंड्यूस होगा। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट के वजह से इधर इंड्यूस हो जाएगा, या बोलूं अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, इधर नेगेटिव प्लेट है तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है, मुझे पता है क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। क्या ये बात हम सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं। ठीक, तो यहां पर भी तो पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी जनरेट हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हुआ और नेगेटिव चार्ज के वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां इंड्यूस हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एक्सटर्नल मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ, और इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो हुआ है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये दिखाई दे रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई किया है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ तब तक आते रहेंगे, इंड्यूस तब तक होते रहेंगे, या ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ तब तक जाते रहेंगे, तब तक इंड्यूस होते रहेंगे, जब तक कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों इक्वल ना हो जाए। जैसे ही ये दोनों इक्वल इन अमाउंट होंगे और ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो मेरे पास कंडक्टर है, इसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आई है। अब हम इसको लिखते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम शुरू क्या करेंगे, वही जो हमने ऊपर लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वी नो
conductor has free electron, ठीक है, as this conductor is placed in external electric field, the free charge carriers लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कुछ पॉजिटिव वाले भी पार्ट है ना, होते फ्रीली इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जब मैं इस सिस्टम पूरा बना रहा हूं तो कुछ उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, तो हम बेहतर है कि फ्री चार्ज कैरियर्स का यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। वुड external electric field, the free charge carriers would experience electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझ रहे हैं? एफ की वैल्यू क्या होती है? क्यू ई। ई क्या है? चार्ज कैरियर्स की तरफ हम क्या यूज कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? माइनस क्यू ई डायरेक्शन में, मतलब जो ई की डायरेक्शन थी उससे रिवर्स डायरेक्शन में, इसीलिए वो क्या एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा? चार्ज कैरियर्स, जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो मूव होना शुरू कर देंगे। द फ्री चार्ज कैरियर्स वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स या फ्री चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूटेड themselves in such a way that a new electric field is induced opposite direction in opposite direction of the external electric field, E electric field। क्या ये बात क्लियर है? जो बताया था सेम चीज लिखवाई है, इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, these टू इलेक्ट्रिक फील्ड को EF लिख ले रहा हूं, आप लोग पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिएगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, these two electric field inside the conductor cancel each other, hence we can say there is no electric field inside the कंडक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई है? ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है।
एज इट इज जो चीजें हमने जानी थी कि यहाँ पे जैसे ही मैं से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज होगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हो, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा। हमने लिख दिया कि एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जिससे जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और इस कहानी को 2 पेज का लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको एक एक चीज ऐसे लिखना चाहे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है। तो ये मैं समझाने के लिए इतना अच्छा लिखा है, इतना बड़ा। आपको पता होगा आप इसे 4 लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं पेपर दे रहा हूं तो मैं इतना ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे समझाना है जो भी मेरा कॉपी चेक कर रहा है उसको। ठीक, एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर, और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। क्या? एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। एक्सेस चार्ज resides on outer surface। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर ये कंडक्टर है तो जो भी मैं इस पर एक्सटर्नल चार्ज दूंगा, जिसको यहां पर एक्सिस चार्ज कहा गया है, वो इक्वली कंडक्टर की बाहर वाली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चीज अगर आप फर्स्ट चैप्टर से आ रहे हैं ना, फॉलो करते हुए फर्स्ट वीडियो से, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ड्यू टू स्फेरिकल, समझ रहे हो, तो वहां पे हमने चीज पढ़ी थी। और अनकंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की, जब हम कंडक्टिंग सेल को चार्ज दे रहे थे तो वो बाहर आ जा रहा था, ये चीज पढ़ी थी। अब आपको इसका बताना है वाई। क्वेश्चन में क्या आएगा? वाई डज एक्सिस चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस इन कंडक्टर। ठीक है, इसको आपको कैसे सोल्व करना है? देखो, ये कंडक्टर है, मुझे ये तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कंडक्टर के अंदर वो जीरो है। क्यों? क्योंकि वो चीज मैं अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुका हूं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप गॉस लॉ को याद करना। मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। और गॉस लॉ से क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। आप उन दोनों को कंपेयर करा दो, ई की वैल्यू जीरो है, आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं। आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए। हमारे पास let a conductor with surface area S and वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों लिखा है, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें स्फेयर लेना है, स्फेयर। मैं ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो भी होता है ना, ये 3D सरफेसेस होंगी। 3D में वॉल्यूम जरूर होगा। अगर आप सरफेस, तो आप सर्कल भी ले लोगे, सर्कल की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि मुझे अंदर की मेन ची बात है कि मुझे अंदर बताना है कि अंदर चार्ज नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए मुझे ये चीज तो मेक श्योर करनी है कि वॉल्यूम है उसमें। ठीक है, लेट अ कंडक्टर विद सरफेस एस एंड वॉल्यूम वी बाउंडिंग, या आप एनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं, बाय द सरफेस। ठीक, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। ये अभी हमने प्रूफ किया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स
क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस 3D सरफेस हो सकती है, इसीलिए हमने वॉल्यूम लिखा है और वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है। E.ds छोटा सा पार्ट लेंगे इसका, स्फीयर का, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो मेरे पास पूरे जो सरफेस एरिया है उसका आ जाएगा। डिटेल में नहीं जाना है, जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की। और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q in by एप्सिलॉन नॉट। Q in क्या है? वेयर Q in टोटल या नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। इन दोनों को कंपेयर करा लूं, चलो इसको 1 इसको 2 लिख देता हूं। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ E ds इज इक्वल्स टू Q in by एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने यहां लिखा है ना, इस लाइन को आप यहां भी लिख सकते हैं चाहो तो, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि ये चीज आपको पता रहे कि मैं जीरो रखने वाला हूं। यहाँ पे जीरो रखूंगा, ये पूरा जीरो। Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। Q in क्या आ गया? जीरो। Q in क्या है? टोटल या नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। Q in जीरो आ गया, ये बात समझ में आई? इसमें कोई परेशानी? दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स नो नेट चार्ज inside the conductor and any excess charge must be resides कहां पे? at the outer surface। क्या ये चीज क्लियर है? अंदर तो कोई भी चार्ज रुक ही नहीं सकता है ना, मुझे कोई भी चार्ज अगर इसमें डालना है तो वो आउटर सरफेस पर ही आने वाला है। ये बात क्लियर? ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी भी आपके एग्जाम में आती है, और आपको उससे भी ज्यादा जरूरी पता है क्या है? कि ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी लिख अभी रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उन सब का कहीं ना कहीं, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से हैं तो यूज हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। क्या लिखते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, जो आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है, या आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कंडक्टर के पास खुद तो नहीं होते हैं ना चार्ज। जब मैं उसको चार्ज कर दूंगा तो उसके पास जो भी हमारे पास चार्ज होगा वो उसकी जो बाहर वाली जो सरफेस है उस पर आ जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा है भाई। जैसे ही मेरे पास ये कंडक्टर है, जैसे ही मैं इसको चार्ज करूंगा तो ये जो चार्ज है वो इसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा। ये बात पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है तो ये तो हम जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। वो कह रहा है कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखूंगा इस सरफेस पर तो वो मुझे परपेंडिकुलर ही मिलेगा।
ठीक, अब परपेंडिकुलर होता है ये तो आपको पता लग गया, लेकिन अब आप यह प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए आप ये समझो कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये ना परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, मैं कह देता हूं कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे है, ऐसे है, तो मैं इसको आगे बढ़ा दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस से, मैंने सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। क्यों? ताकि मैं एंगल को बता सकूं कि इस सरफेस से थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व करने के लिए इसको कंपोनेंट बनाऊंगा। थीटा के साथ वाला हमेशा जो कंपोनेंट होगा वो cos थीटा, और उससे 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट होगा वो sin थीटा। ये बात आप लोग जान चुके होंगे क्योंकि अब इस बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? अब जब ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो भी चार्ज इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पर आप देख रहे हैं, ये वाला जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q है। तो जब Q भी है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये वाला जो चार्ज है, ये भी एक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE एक्सपीरियंस करेगा। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये जो चार्जेस हैं ये मूव करना शुरू कर देंगे। मूव करना शुरू करेंगे या नहीं? लेकिन चार्जेस मूव कर ही नहीं सकते हैं, चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, फ्री चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम में रेस्ट में रहते हैं। आप इसको कुछ करंट पास तो इससे करा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो चार्ज दिया है आपने वो आउटर सरफेस पर आ गया है, आपने चार्ज करके छोड़ दिया है। अब ये रेस्ट में चला गया। रेस्ट में जाने का मतलब क्या है कि इसके पास जितने भी चार्जेस हैं वो रेस्ट में आ गए हैं, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब अब रेस्ट में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे नॉर्मली क्यों पास हो रही है ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये जो चार्जेस हैं इक्विलिब्रियम में मूव करेंगे, लेकिन ये मूव कर ही नहीं सकते हैं। अगर ये मूव करेंगे तो फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कैसे होगी? नॉर्मल होगी। क्यों नॉर्मल होगी? क्योंकि जब भी आप इसको कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, आप ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो जो आसपास के चार्जेस हैं वो कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ना ही मूव करेंगे। ये बात क्लियर? इसकी थ्योरी अब हम लिख लेते हैं। ठीक, assume E is not normal to the surface। ठीक है, क्लियर? E at theta angle from the surface, then we break E in components। जैसे जैसे किया है वही चीज लिख रहे हैं, कुछ भी इसमें नवा नहीं है। दैट इज E cos थीटा एंड E sin थीटा। यही E cos थीटा is along क्या है? द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू विच फ्री चार्ज at surface
experience electrostatic force and move. However, in equilibrium, it's not possible. क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? Hence, we can say electric field is normal, या परपेंडिकुलर आप लिखना चाहे तो परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैं एक एक लाइन लिखवा रहा हूं क्योंकि ये आपके नोट्स हैं। जब पढ़ने बैठ रहे हो तो नोट्स बनाओ, ताकि जब रिवाइज करो तो बेहतर से समझा जाए। और ये एज इट इज आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज इट इज एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। बिल्कुल भी फालतू का दिमाग मत लगाना प्लीज। और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़े, वो आपका काम नहीं है। आप पूछिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोगों को पता क्या लगेगा कि कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल बॉडी। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पढ़ चुके हैं? जी हां, तो कंडक्टर जो होता है वो भी कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल बॉडी। पढ़ चुके हम इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये एक कंडक्टर मैंने मान लिया है, यहां पर एक बी चार्ज रखा है, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहां पर क्यू चार्ज है। मुझे इस क्यू चार्ज को ए पर लेके आना है, ठीक। अब एक चीज मुझे पता है, मैं यहां भी वो चीज आपको लिख दे रहा हूं। क्या ये चीज? सबसे पहली, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, बताओ, जीरो। ये बात पता है? ये पता है तो हो गया, ये कुछ नहीं बचता है इसमें। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? W, कहां से? B से A पे लेके आ रहे हो, डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल फाइनल पॉइंट A माइनस के पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट। इसको वन नाम दे दो। ये बात हम लोगों को पता है। हर बार की तरह वर्क फाइंड आउट करने का दूसरा फॉर्मूला क्या है कि W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx, अगर ये x है तो। अब पूरी कहानी नहीं बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, माइनस प्लस दुनिया भर की कहानी नहीं है। मेन क्या है, इस F को क्या लिख सकता हूं मैं? Q E dx। E की वैल्यू क्या है? जीरो। तो W की वैल्यू क्या आई? जीरो। W B से A, W B से A। क्लियर है? इसको यहां पुट कर दूं, यहीं पे लिख देता हूं, WAB जीरो लिख दूं, VA माइनस VB, तो VA बराबर VB। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस जब कर रहे थे यही प्रूफ किया था।
तो लिख दूं क्या? पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड वर्क डन इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहा था तो ये 2 पॉइंट पे बहुत जोर दिया था, क्या? कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, वर्क भी जीरो होगा। और पोटेंशियल कांस्टेंट आ गया, वर्क डन आ गया क्या? जीरो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वर्क डन इज जीरो। चलो लिख देता हूं, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, hence we can say, क्या कह सकते हो? कंडक्टर बॉडी इज इक्विपोटेंशियल। अगर ये नीचे छोटे से स्पेस में कर दिया है तो ये मत समझना क्या कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आज चैप्टर जो आज लेक्चर पढ़ा रहा हूं ना, इसमें 6 प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं और 6 में से एक 100% एग्जाम में मिलेगी। आज का लेक्चर 100% एग्जाम में मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, 4 प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, 2 और पढ़ाने वाला हूं। 6 प्रॉपर्टी में से 110% बोल रहा हूं, 110% आपके एग्जाम में मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? आओ 5वीं प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इधर कर देता हूं इसको। हाँ, 5th प्रॉपर्टी में मुझे क्या करना है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इन प्रॉपर्टीज में से सबसे ज्यादा मार्क्स में कोई चीज पूछी जाएगी, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाएगी, तो वो है 5th प्रॉपर्टी। इसमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ठीक है क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर 5 नंबर में आज के लेक्चर से कुछ आएगा तो वो यही प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, बाकी सब 1 नंबर में 2 नंबर में ही आके खत्म हो जाएगा। पहले प्रॉपर्टी लिख लो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर क्या होगी? वो ये बता रहा है कि क्या होगी, ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। आपको ये प्रूफ करनी है। आपके एग्जाम में भी यही देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये प्रूफ कर दीजिए। ठीक, प्रूफ तो आप तब करोगे पहले आपको पता हो कि ये लिखा क्या है। सबसे पहले सिग्मा क्या है? क्या है सिग्मा? चार्ज डेंसिटी। कहां की? सरफेस की। सरफेस चार्ज डेंसिटी। एन कैप क्या है? एन कैप बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एन कैप क्या है? एन कैप है यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर कौन सा? नॉर्मल टू सरफेस। ये यूनिट वेक्टर जो है वो नॉर्मल टू सरफेस है। ठीक है, क्लियर? अब आओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है पहले ये जान लो। मेरे पास अगर Q जो है वो है 100 कूलम और एरिया जो है मेरे पास वो है 10 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि ये कोई मेरे पास एरिया है जो एरिया है 10 मीटर स्क्वायर का, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 100 कूलम का। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? Q बाई ए। Q की वैल्यू क्या है? 100, A की वैल्यू क्या है? 10। तो ये क्या होगी? 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है
कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 10 कूलम चार्ज है, तो अगर मुझे ये कह दिया जाए कि 1000 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है 10, तो टोटल चार्ज इस एरिया पर कितना होगा, ये इधर आएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेंसिटी से, मेरे पास आ जाएगा क्या, 10,000 क्या कूलम चार्ज है। समझ में आए? सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या किस लिए यूज कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये मैं कम से कम 6-7 बार बता चुका हूं, जब टॉपिक पढ़ाया तब तो पढ़ाया ही, उसके बाद जब भी आता है पूरा लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाइयों की याददाश्त बहुत ही मजबूत है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। ये क्लियर हो गया? मेरे पास ये एक वापस से कंडक्टर है। इस कंडक्टर में आपको करना क्या है कि एक सिलेंडर को ना आप कंसीडर कर लो कुछ ऐसे, आधा अंदर कंडक्टर के, आधा बाहर। सिलेंडर की दो सरफेस होती हैं, एक सरफेस तो ये है और दूसरी सरफेस ये है। पहली सरफेस को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, दूसरी सरफेस को क्या बोलते हैं, सर्कुलर सरफेस। ठीक, आधा अंदर आधा बाहर, दो सरफेसेस होती हैं। इसको मैं लिख देता हूं, इस बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये आप चाहो तो अलग से इसका लेक्चर आ सकता था, पर यही करा रहा हूं। ये बात क्यों बोल रहा हूं कि इसे इंपोर्टेंट समझना। ठीक, देखो, वी कंसीडर अ शॉर्ट सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर लेना है, छोटा सा, एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड, किसके, आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बात क्लियर है? कोई परेशानी? अब मैं करूंगा क्या, मैं इस पूरे सिलेंडर का ना, इस पूरे सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। समझ रहे हो? इस पूरे सिलेंडर का मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा और निकालने के बाद उसको गॉसियन सरफेस के इक्वल रख दूंगा और वहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो किसका, सिलेंडर का, शॉर्ट सिलेंडर का, ये वाला जो नीचे वाला सिलेंडर है ना, देखो इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, है हम बात कर चुके हैं। तो जो भी मैं निकालूंगा, सिर्फ जो एरिया ये बाहर है ना, जो ये एरिया बाहर है, मैं केवल इस ही एरिया का क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो नीचे वाला एरिया है उसका तो जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो वहां पे तो कुछ भी होना ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, तो फ्लक्स कहां से पास हो जाएगा, फ्लक्स होगा ही नहीं कुछ भी। तो सिर्फ जो ऊपर वाला एरिया है उसी का मैं निकालूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर क्या होगा, φ1 φ2। φ1 क्या है, ये φ1 क्या है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। φ1 मेरे पास है कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, और ये सर्कुलर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक, क्लियर है? देखो, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस होगा। अब मैं अगर φ1 की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी, इसकी, तो ये यहां पे है, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा।
एरिया वेक्टर क्या होता है ये आप लोग जानते हैं या नहीं? एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया जो यहां पे भी है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ये एन कैप इसी का था, ये एन कैप इसी का था। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बताओ? ई, अरे अभी लिखवाया था मेरे भाई, अभी तो इतनी देर हुई भी नहीं है। डीएस, डीएस क्या है कि मैं इसका छोटा सा सरफेस लूं और फिर उसका क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या आएगा, ई डीएस कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देता हूं यार, लिख देता हूं क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, इसको पहले अलग करो, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये समझने का पार्ट था। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना है, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। कोई परेशानी है, 90 डिग्री है। ये सब चीज आप सोच रहे होंगे थोड़ा जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ चुके हो आप। यहां पे सिर्फ उन चीजों को रिकॉल कराने का टाइम कर रहा हूं मैं। ये थीटा जो है, एरिया वेक्टर तो ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पता ही है कि नॉर्मल होगा सरफेस के, तो एंगल 90 डिग्री। और जब मैं फाई 2 निकालूंगा, फाई 2 वो भी ईडीएस एंगल, ईडीएस कोस थीटा। इस बार किसका निकाल रहा हूं, सर्कुलर सरफेस का। सर्कुलर सरफेस कैसे है, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। एरिया वेक्टर कैसे होगा, समझ में आ रहा है? इस डीएस के लिए ही, ये जो डीएस है यानी कि जो एरिया वेक्टर है, इसी के लिए एन कैप लगाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यूनिट वेक्टर किसके लिए था, नॉर्मल टू सरफेस, एरिया के लिए है। नॉर्मल टू सरफेस यहां भी लगा सकते थे, पर वो मुझे पता था कि 0 आना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहां पे मैं इसकी वैल्यू जब रखूंगा, ईडीएस कोस 0, तो क्या आएगा, ईडीएस यूनिट वेक्टर। इसमें कोई परेशानी हो तो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, डीएस, डीएस का क्या होगा, डीएस क्या है, एरिया, एरिया ही तो है, मुझे पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। डीएस छोटा सा पार्ट है, पूरा सर्कुलर का जो है, ये सर्कुलर वाला जो सरफेस है उसके पूरे एरिया को मैं ई ए लिख देता हूं। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? भाई ये छोटे से एरिया का मैं कर रहा था, निकाल रहा था, छोटे से एरिया से फ्लक्स कितना निकल रहा है, क्योंकि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। मैं पूरे से निकालूंगा तो ए आ जाएगा। ये बात आप समझो। इसका पूरे का मैं फॉर्मूला नहीं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि भाई मैं पूरे का नहीं निकाल रहा हूं, मैं इस छोटे से एरिया का निकाल रहा हूं, फिर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा यहां से यहां तक। मैंने मान लिया कि ये ए है। बिल्कुल समझने की कोशिश करो कि अब मैं इस वाला जो ये एरिया है, ये सर्कुलर का, वो ए है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है, फ्लक्स क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर। कंपेयर करा दूं दोनों को, ई ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्या वैल्यू है सिग्मा की,
क्यू इन बाई ए। तो क्यू इन के लिए वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा ए। ये बात समझ में आ रही है? रख दूं वैल्यू ई ए, क्यू इन की वैल्यू क्या है? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपको मतलब समझ में आ रहा है ना? यूनिट वेक्टर का मतलब सिर्फ ये है कि जो मैं एरिया ले रहा हूं, मतलब ये एक तरह से अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में लिखना है तो हम लोग यूनिट वेक्टर लगाते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ इसको यही बताने की कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। ये चीज सब जगह हमें लिखना है। अगर आप इसे देखो, यहां पे आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। रीजन क्या है, बात को समझो। ये भी नॉर्मल टू ही है, नॉर्मल टू सरफेस, ये भी नॉर्मल टू सरफेस। मैंने लास्ट में फाइंड आउट क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉर्मल टू सरफेस। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, कुछ नहीं है इस डेरिवेशन में। क्लियर? लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो आपको अपनी लाइफ में भी पता होनी चाहिए। क्या है लास्ट प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं। ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को आप थोड़ा दूसरी तरफ से समझ लो। ऐसा समझो कि इस कंडक्टर की ना कुछ थिकनेस भी है। भाई थिकनेस तो होती है, कोई भी बिल्कुल एकदम ऐसा तो होगा नहीं थिकनेस ना हो। हर मेटल की थिकनेस होगी, और मैं यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो इसकी थिकनेस होगी। ये कंडक्टर की थिकनेस, या इसको ऐसे समझ लो आप कि ये पूरा ना मेरे पास कोई ठोस है, समझ रहे हो? ये पूरा सॉलिड है। आप मान लो कि एक स्फेयर जैसे था और उसके बीच में से मैंने कोई हिस्सा निकाल लिया। तो ये मेरे पास पूरा सॉलिड था और मैंने इसके बीच में से ये हिस्सा निकाल लिया। कौन सा? ये वाला हिस्सा मैंने छोड़ा है, ये वाला हिस्सा छोड़ा है, और जो आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, आप कुछ इस तरह से समझ लो कि ये पूरा सॉलिड था और मैंने काट के इसमें से ये वाला एरिया बाहर निकाल दिया है। तो इस वाले एरिया को आपकी बुक में क्या कहा गया है? कैविटी। ठीक है, कैविटी कहा गया है। इस पूरी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्या समझना है कि आपके पास ना कोई एक गेज बना लिया है आपने, ठीक है, कोई भी एक केस बना लिया है, मतलब आपने कोई डब्बा बना लिया है। आप ऐसे समझ लो कि आपने लोहे का एक डब्बा बना लिया है, ठीक है, लोहे का ये डब्बा है, और इसके अंदर अगर आप कोई भी इक्विपमेंट रख दो या खुद खड़े हो जाओ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा नहीं। समझ रहे हो? सॉरी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो कभी भी यहां पर ये वाला जो एरिया है जिसको मैं कैविटी बोल रहा हूं, यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा कभी भी, तो ये जो आप अगर इक्विपमेंट कोई भी रख देंगे तो प्रोटेक्ट रहेगा। और अगर आप खुद खड़े हो जाएंगे, जैसे आपने ना आसमान से बिजली गिरती है, अगर आप किसी लोहे के बॉक्स में खड़े हैं और आसमान से बिजली गिरेगी, वो कभी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। और ये तो आप निकाल भी चुके हैं, अगर आप ध्यान करें, आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंडक्टिंग होलो स्फेयर या फॉर कंडक्टिंग शेल, वो कुछ इसी तरह की वो था। तो वो क्या आया था? जीरो। क्यों जीरो आया था? सबसे फर्स्ट वाली, सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आओ एक बार, देखो क्यों जीरो आया था। इस प्रॉपर्टी को याद कर लो, पढ़ लिया एक बार, अब वापस आओ, देखो होगा क्या। जैसे ही कोई भी बिजली गिरेगी, कुछ भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जैसे ही जनरेट होगा, ठीक है, जैसे ही इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
तो इसके यहां पे हर तरफ इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर इंड्यूस हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हो? ये थोड़ा सा ना गलती कर दिया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से मैं दिखा तो ज्यादा बेहतर है। चलो ठीक है, छोड़ो अभी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये यहां पे, यार ऐसे मान लो, दिक्कत होगी तुम्हें समझने में वरना, ठीक। इस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये बात क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है इसके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी क्या होगा, जीरो। तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आप कोई भी इक्विपमेंट इसमें रखते हैं, ये यूज ही होता है इक्विपमेंट को बचाने के लिए। आप कोई भी एक कैविटी बनाओ, इसको क्या कहा जाता है, अगर मैं ना इसको एक तरह, ये फेराडे ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट फेराडे ने दिया था, तो इसको फेराडे केज भी कहा जाता है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया ना? ये होता क्या है कि कोई भी अगर मैं कैविटी ले लूं, कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बना लूं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं हो, ठीक है, कोई भी चार्ज अगर नहीं है, तो उस कैविटी में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो भी यहां पे मैं रख दूंगा अपने इक्विपमेंट, वो मेरे हमेशा सेफ रहेंगे। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग is a phenomena protecting a region from external electric field। समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इज अ फिनोमिना प्रोटेक्टिंग अ रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? बाई एनक्लोजिंग इट विद इन अ कंडक्टिंग शेल। शेल क्यों कहा गया? क्योंकि अंदर से खोखला है। समझ में आ गया? ये वाला जो एरिया है, बस मुझे इसे सेव करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैसे कर रहा हूं? इसको मैं एनक्लोज कर दे रहा हूं विद इन अ कंडक्टिंग शेल। कैसे सेव करना है? सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द enclosed region, inside the enclosed region became zero। ये डेफिनेशन एग्जाम में आएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग? ये वाई नहीं आएगा, ये आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, या व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है, आपको सिंपल ये लिखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इज अ फिनोमिना प्रोटेक्टिंग अ रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनक्लोजिंग इट विद इन अ कंडक्टिंग सेल सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एनक्लोज्ड रीजन बिकम जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज मैंने सिर्फ 6 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं, और मेरी बात का विश्वास मानना, एक जरूर एग्जाम में आएगा। और अगर ये आ गया ना, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एज इट इज उतार देना, बहुत मजा आ जाएगा एकदम।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। थ्योरी थोड़ी ज्यादा थी, तो थ्योरी पढ़ाने में थोड़ा मतलब यार वो तो होता ही कि ज्यादा लिखना होता है, आप भी बोर ज्यादा होने लगते हो। पर मेरा काम क्या है कि यार मैं आपको एग्जाम रेडी नोट्स दूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ एज इट इज नोट्स छाप देना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहता हो अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।